स्वागत है हमारे चैनल कुमार देव एजुकेशनल पर। आज की कहानी है क्रांतिकारिणी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। ग्रेट ब्रिटेन के इस्पाती शिकंजे में दबे हुए भारत की एक दर्द भरी कराह का एक स्नैपशॉट लेने का लेखक को कहीं अकस्मात ही एक सुअवसर मिल गया है। कहानी कहते कहते लेखक शायद हंसना चाहता था, परंतु उसकी आंखें पहले ही गीली हो गई। साहित्यकार का सहृदय होना भी तो एक आफत ही है। गर्मी बड़ी तेज थी, पर क्या किया जाए, मित्र की कन्या के विवाह में तो जाना जरूरी था। तबीयत ठीक न थी, छोटे बच्चे को चेचक निकल आई थी। पत्नी ने बहुत ही नाक भान सिकोड़ी, पर मुझे जाना ही पड़ा। इंटर क्लास के एक छोटे डिब्बे में अन्नासा होकर जा बैठा। मन में तनिक भी प्रसन्नता न थी। बच्चे का ध्यान रह रहकर पाता था। लू और धूप दोनों अपने जोर पर थी। डिब्बे में मैं अकेला था। गाड़ी ने सीटी दी। जो लोग प्लेटफॉर्म पर खड़े थे लपक कर अपने अपने डिब्बे में चढ़ गए। मैंने देखा, मेरे डिब्बे में भी एक युवती लपक कर सवार हो गई है। उसकी आयु 20-22 वर्ष की होगी। वह दुबली पतली थी, नाक कुछ लंबी पर सुडौल थी। होंठ पतले और दांत श्वेत और सुंदर थे। आंखें बड़ी बड़ी थी, उनमें कुछ अद्भुत गूढ़ता छिपी थी। वे चंचल भाव से चारों तरफ नाच रही थी। साधारणतया वह एक साधारण युवती दिखलाई पड़ती थी, पर ध्यान से देखने पर यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता था कि वह कुछ दिन पूर्व सुंदर रही होगी, अब भी वह सुंदर थी। पर अब चिंता और कठोर जीवन ने उसके उठते हुए यौवन को जैसे झुलसा कर विद्रूप कर डाला था। मैं बारंबार उसे कंखियों से देखने लगा। मन में कुछ बुरा भावना था, पर वह कुछ अद्भुत सी लग रही थी। मुझे इस तरह घूरते देखकर वह कुछ विचलित हो उठी। वह बारंबार खिड़की से बाहर मुंह निकाल कर देखती थी, मानो उसके मन में यह हो रहा था कि स्टेशन पाए और वह उतर कर भागे। मैं अपनी हरकत पर लज्जित हुआ। वह थोड़ी देर में स्थिर हुई और कुछ रोष भरी दृष्टि से मेरी ओर देखने लगी। मैंने भागकर जेब से एक अंग्रेजी दैनिक निकाला और पढ़ने लगा। हठात अंग्रेजी के संक्षिप्त और तीखे किंतु मृदुल शब्द कान में पड़े। उसने पूछा था, कहाँ जा रहे हैं? शुद्ध अंग्रेजी में उच्चारण सुनकर मैंने अचकचाकर उसकी ओर देखा। वह तीव्र दृष्टि से मेरी ओर ताक रही थी। वह दृष्टि एक बार बलात् मेरे हृदय में घुस गई। मैं कांप गया। क्यों? यह नहीं कह सकता। मैंने कुछ शंकित स्वर में कहा, मेरठ आप कहाँ जाएंगी? मानो मेरा प्रश्न उसने सुना ही नहीं। उसने फिर पूछा, आप वहीं रहते हैं? अपने प्रश्न का उत्तर न पाना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैंने स्वयं से कहा, नहीं, मैं दिल्ली रहता हूँ। वहां मैं एक मित्र के यहाँ शादी में जा रहा हूँ। मैंने देखा, इस उत्तर से उसे कुछ संतोष हुआ और उसके चेहरे का भाव वह बदल गया। इस बार उसने कोमल तथा विनम्र स्वर में पूछा, आप दिल्ली में क्या काम करते हैं? मैं वकील हूँ। यह उत्तर सुनकर वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, क्षमा कीजिए, मैं वकीलों से घृणा करती हूँ, परंतु आप एक सज्जन आदमी प्रतीत होते हैं। उसकी इस दबंगता पर मैं हैरान हो गया, पर मैं उसकी बात का बुरा न मान सका। स्वीकार करता हूँ, एक प्रकार से उसका रुझाव मुझ पर छा गया। मैंने अत्यंत नम्रता से पूछा, क्षमा कीजिए, यदि हर्ज न हो तो आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय कुछ नहीं है, पर आप चाहें तो मुझे कुछ सहायता दे सकते हैं। मैं कुछ सोच ही न सका। मैंने उतावली से कहा, बहुत खुशी से। मैं यदि कुछ आपकी सहायता कर सका तो मुझे आनंद होगा। उसने बिना ही भूमिका के कहा, मैं केवल एक दिन आपके मित्र के यहाँ ठहरना चाहती हूँ। मेरे मित्र मेरठ के प्रसिद्ध रईस हैं। उनका वहाँ अपना घर है, बहुत भारी कोठी है। इस युवती को वहाँ ठहराने में कोई बाधा न थी। मेरे मुंह से निकलना चाहा कि आवश्यक, पर मैं सोचने लगा, यह इतनी निर्भीक, तेजस्विनी और अद्भुत युवती कौन है? एकाएक मेरे मुंह से कुछ बात न निकली। वह कुछ देर चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। कुछ क्षण बाद मैंने पूछा, परंतु आपका परिचय? उसने रुष्ट होकर कहा, परिचय कुछ नहीं। और वह मुंह फेरकर फिर गाड़ी के बाहर देखने लगी। न जाने क्यों मैं अपने आप को धिक्कारने लगा। मैंने सोचा, अनुचित बात कह डाली। मुझे किसी युवती का इस प्रकार परिचय पूछने का क्या अधिकार है? पर एकाएक किसी अपरिचित युवती को मैं किसी के घर में क्या कहकर ठहरा सकता हूँ? उस युवती का कुछ ऐसा रुबाब मेरे ऊपर सवार हुआ कि मैं अपनी कठिनाई बड़ी ही अधीनता से उसे सुना दी। उसने उसी भांति तीक्ष्ण दृष्टि से मेरी ओर ताकते हुए स्थिर स्वर से कहा, इसमें कठिनाई क्या है? वे लोग आपका परिचय पूछेंगे। कहिए, बहन है, दूर के रिश्ते की हैं, ये भी चली आई हैं। विवाह समारोह में तो स्त्रियां विशेष उत्सुक रहती ही हैं। मैं अब अधिक नहीं सोच सका। मैंने कहा, तब चलिए, वह एक प्रकार से मेरा ही घर है, कुछ हर्ज नहीं। पर अब तो आप बहन हुई ना, अब तो परिचय दीजिए।
परिचय का नाम सुनकर फिर उसकी थ्योरियों में बल पड़ गए और वह रोष में आ गई। उसने अत्यधिक रूखे स्वर में कहा, 3 बार तो कह चुकी महाशय, परिचय कुछ नहीं। अब मुझे कुछ भी कहने का साहस न हुआ। वह भी नहीं बोली, चुपचाप गाड़ी से बाहर ताकती रही। गाजियाबाद आ गया। मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू करने के विचार से पूछा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं। उत्तर जैसा संक्षिप्त था वैसा ही रूखा भी था। ऐसी अद्भुत स्त्री तो देखी नहीं। मैंने सोचा, बड़ा बुरा किया जो ठहराने का वचन दिया। न जाने कौन है, पर कोई भी हो, शिक्षिता है और बुरे विचारों की भी नहीं है। अवश्य कोई कुलीन स्त्री है। कुछ खानगी कारणों से यह ही आई होगी। अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसी ही उद्धत हो जाती हैं। मैं यह सोच ही रहा था कि 5-6 आदमी डिब्बे में चढ़ आए। इनमें एक पुलिस का दारोगा भी था। 2 खुफिया पुलिस के सिपाही थे। दारोगा ने युवती की सीट पर बैठकर पूछा, आप कहाँ जाएंगी? वह बोली नहीं। दारोगा साहब ने साथ के कांस्टेबल से कुछ संकेत किया और फिर पूछा, आपने सुना नहीं? मैंने आपसे ही पूछा है, आप कहाँ जाएंगी? इस बार उसने दारोगा की ओर घूमकर देखा और शुद्ध अंग्रेजी में कहा, क्या आप टिकट चेकर हैं या रेल के कोई कर्मचारी? आप क्यों पूछते हैं और किस अधिकार से? इसके बाद उसने मेरी ओर देखकर कुछ कोपपूर्ण स्वर में शुद्ध हिंदी भाषा में कहा, तुम चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हो और यह आदमी बिना कारण मुझसे सवाल पर सवाल करता जा रहा है। इस बेशर्म को स्त्रियों से फालतू बातचीत करते जरा भी शर्म नहीं आती। मैं चौंक पड़ा। दारोगा मेरी ओर जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखने लगा। 2 और भद्र पुरुष जो डिब्बे में आ गए थे, वे भी युवती के इस करारे उत्तर से चमत्कृत हो गए। मैंने संभल कर कहा, वह मेरी बहन है, हम लोग मेरठ एक शादी में जा रहे हैं। आप क्या जानना चाहते हैं? दारोगा एकदम झिक गया। वह शायद मुझे जानता था। युवती ने एक क्षण मेरी ओर देखा, उसके होंठ कांपे और फिर वह खिड़की के बाहर ताकने लगी। दारोगा ने जरा झिझकते हुए कहा, माफ कीजिए, मैं पुलिस। भद्र पुरुषों ने कहा, आप चाहे जो भी हों, पर स्त्रियों से ऐसा व्यवहार आपको न करना चाहिए, खासकर जब मर्द सफर में साथ हों। दारोगा ने कहा, आप लोग और वकील साहब और बहन जी भी मुझे क्षमा करें। मैंने बड़ी भूल की, पर मेरा मतलब कुछ और ही था। मैंने शेर होकर कहा, आप लोगों का हमेशा और ही मतलब हुआ करता है, पर भले घर की बहन बेटियों की कुछ इज्जत काबरू होती है जनाब। दारोगा साहब बहुत लल्लो चिप्पो करने लगे। बीच में एक स्टेशन और आया। मैं अभी तक दारोगा जी को डांट रहा था। युवती ने साफ शब्दों में कहा, भाई जरा पानी ले लो। मैंने गिलास में पानी लेकर उसे दिया। वह पानी पीकर चुपचाप फिर खिड़की के बाहर मुंह निकालकर बैठ गई। मेरठ पाया। हम लोग चले। उसके पास कुछ भी सामान न था। वह काले खद्दर की एक साड़ी पहने थी और एक पोटली उसके हाथ में थी। जेवर के नाम उसके बदन पर कांच की चूड़ियां तक न थी। पैरों में जूते न थे। वह चुपचाप मेरे पीछे पीछे चली आई। मैंने तांगा किया और वह पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं आगे की सीट पर बैठा और तांगा हवा हो गया। बहुत चेष्टा करने पर भी मैं उससे उसका नाम पूछने का साहस न कर सका। मैं सोचता था, वहां कोई नाम पूछेगा तो बताऊंगा क्या, पर फिर भी पूछ न सका। मित्र का घर आ गया और मैंने उसे बहन कहकर भीतर भिजवा दिया। उसने जाते जाते कहा, अवकाश पाकर आप 1 घंटे में मुझसे मिल लें। मैंने स्वीकृति दी और वह चली गई। 1 घंटे बाद मैं भीतर उससे मिलने गया। वह स्नान आदि से निवृत्त हो तैयार बैठी थी। मुझे देखते ही उसने कहा, एक टैक्सी मेरे वास्ते ला दीजिए, मुझे कहीं जाना है। मैंने सोचा, मेरठ जैसे छोटे से शहर में इसे टैक्सी में कहाँ जाना है। मैंने कुछ दबी जवान से कहा, तांगे से भी तो काम चल जाएगा। उसने रुखाई से कहा, नहीं, टैक्सी चाहिए। अजब औरत थी। जरा सी बात मन के विरुद्ध हुई नहीं कि उसके नेत्र और चेहरे पर रुखाई आई नहीं। मैंने टैक्सी मंगाने नौकर को भेज दिया। अब मेरे मन में एक बात आई, इसे कुछ रुपये भी खर्च को देने चाहिए, पर कहूँ कैसे? नाराज हो जाए तो? इसका जैसा वेश है, उसे देखते तो दरिद्र मालूम होती है। कोई सामान तक पास नहीं। मैं पशुपेश में पड़ा कुछ सोच ही रहा था, एकाएक उसने कहा, एक कष्ट और आपको दूंगी। मैंने समझा, अवश्य यह कुछ रुपया मांगेगी। मैंने जेब से मनीबैग निकालते हुए कहा, कहिए। उसने अपने हाथ की पोटली खोली और एक बंडल निकालकर मेरे हाथ में थमा दिया। देखा, नोटों का गट्ठर था। 100-100 रुपये के नोट थे। मैं अवाक रह गया। उसने सहज भाव से कहा, 15,000 रुपये हैं। इन्हें जरा रख लीजिए, कहीं रास्ते में गिर गिरा पड़े। कहाँ कहाँ लिए फिरूंगी। मेरा तो सिर चकराने लगा। स्त्री है या माया मूर्ति, कपड़े तक बदन पर काफी नहीं और 15,000 रुपये हाथों में लिए फिरती है।
और बिना गवाह प्रमाण मुझ अपरिचित को सौंप रही है, मानो रद्दी अखबारों का गट्ठर हो। मैंने कहा, ठहरिए, रकम को इस भांति रखना ठीक नहीं। उसने लापरवाही से कहा, मैं लौट कर ले लूंगी, अभी तो आप रख लीजिए। जिस लहजे में उसने कहा, मैं अब टालमटोल न कर सका। काठ की पुतली की भांति नोटों का बंडल हाथ में लिए विमूढ़ बना खड़ा रहा। टैक्सी आई और वह लपक कर उसमें बैठ गई। एक क्षीण मुस्कुराहट उसके मुख पर आई। उसने टैक्सी से मुंह निकालकर कहा, एक बात के लिए क्षमा कीजिएगा, मैंने रेल में आपको तुम कहा था। आवश्यकतावश यह अनुचित घनिष्ठता का वाक्य कहना पड़ा था। वह मानो और भी खुलकर मुस्कुरा पड़ी और उसकी सुंदर मोहक दंतपिंडली की एक रेखा आंखों में चौंध लगा गई। दूसरे ही क्षण मोटर पाखों से ओझल हो गई। 3 दिन बीत गए, न वह आए न उसका कुछ समाचार ही मिला। तीनों दिन में एकटक उसकी बाट देखता रहा। न सोया, न खाया, न कुछ किया। कब विवाह हुआ और कब क्या हुआ, मुझे कुछ स्मरण नहीं। मानो 1000 बोतलों का नशा सिर पर सवार था। छाती पर नोटों का गट्ठर और आंखों में वह अंतिम हास्य। बस उस समय मैं इन्हीं 2 चीजों को देख और जान सका। मित्र हैरान थे, पर मैं तो मानो गहरे स्वप्न में मग्न था। तीसरे दिन डाक से एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, भाई मुझे क्षमा करना, अब मैं आपसे नहीं मिल सकती। वे रुपये जो आपको दे आई हूँ, मेरे षड्यंत्र केस में खर्च करने को वहां के माननीय अभियुक्तों की राय से उनके वकीलों को दे दीजिए। मैं इसी काम के लिए मेरठ गई थी। आपसे मिलकर अनायास ही मेरा यह काम हो गया। रुपया इस पत्र के पाने के 24 घंटे के भीतर ठिकाने पर पहुंचा दीजिए, वरना जो लोग इसकी निगरानी के लिए नियत हैं, वे इस अवधि के बाद तत्काल आपको गोली मार देंगे। सावधान, दगा या असावधानी न कीजिएगा। इस पत्र के उत्तर की आवश्यकता नहीं। रुपया ठिकाने पर पहुंचते ही मुझे तत्काल उसका पता लग जाएगा। आपकी धर्म बहन। एक बार पत्र पढ़कर मेरा संपूर्ण शरीर कांप उठा और पत्र हाथ से गिर गया। इसके बाद मैंने झटपट झुककर पत्र को उठा लिया। भय से इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं नहीं जानता क्यों, मैंने पत्र को एक बार चूमा और फिर आंखों और माथे से लगाया। इसके बाद उसे उसी समय जला दिया। नोटों का बंडल अभी भी मेरी जेब में था। रुपये मैंने किसे दिए, वह प्राण देकर भी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, इतना अवश्य कह देता है कि मैं इस काम से निपटकर शीघ्र ही दिल्ली चला पाया, पर कई दिन तक कचहरी न जा सका। ऐसा मालूम होता था मानो शरीर की जान सी निकल गई हो। एक दिन संध्या समय मेरे न करने कहा, कुछ लोग बहुत आवश्यक काम से आपसे भेंट किया चाहते हैं। बैठक में जाकर देखा तो वही दारोगा जी थे। उनके साथ सुपरिंटेंडेंट पुलिस और C0I0D0 इंस्पेक्टर भी थे। देखते ही मेरे देवता कूच कर गए। देखा सारा मकान घेर लिया गया है, किंतु मैंने जरा रूखे स्वर से पूछा, कहिए क्या बात है। दारोगा जी ने थोड़ा हंसकर कहा, कुछ नहीं, जरा आपकी बहन जी से एक बार मुलाकात करके उनसे कुछ पूछना है। क्षण भर के लिए मेरे शरीर में खून की गति रुक गई, पर वकीली दिमाग ने समय पर काम दिया। मैंने नकली आश्चर्य प्रदर्शन करके कहा, उनसे आपको क्या पूछना है, यह मैं आपको नहीं बता सकता। यह कैसे संभव हो सकता है कि आप परदेशी महिला से इस तरह बातचीत कर सके। बातचीत तो जनाब हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि वे पर्दे की कायल नहीं। मैंने और भी आश्चर्य का भाव चेहरे पर लाकर कहा, आप कब उनसे बातचीत कर चुके हैं? क्या आप भूल गए उसी दिन रेल में? मैं नहीं समझता आप किस दिन की बात कह रहे हैं। दारोगा जी जोर से हंस पड़े। उन्होंने दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहा, यह तो अभी मालूम हो जाएगा। मैंने खूब गुस्से का भाव चेहरे पर लाकर कहा, किस तरह? पाप कृपा कर उन्हें जरा बुलवा दीजिए। मैंने क्षण भर सोचने का बहाना किया, फिर मैंने नौकर को बुलाकर कहा, जाओ जरा बीबी जी को बुला लाओ। क्षण भर ही में रेवती सशरीर सामने आ खड़ी हुई। दारोगा को काटो तो खून नहीं। मैंने उनकी तरफ न देखकर रेवती से पूछा, रेवती कभी तूने इनसे बातचीत की थी? कभी नहीं। दारोगा जी ने घबराकर कहा, ये वे नहीं हैं साहब। मैंने रेवती को जाने का इशारा करके कहा, जनाब मैं आप पर हत्या का दावा करूंगा। सुपरिंटेंडेंट साहब अब तक चुपचाप बैठे थे। बोले, आपकी कुल कितनी बहनें हैं? मैंने कहा, एक यही है। ये आपके साथ उस दिन मेरठ जा रही थी। ये कल ही कलकत्ता से आई हैं। तब उस दिन आपके साथ कौन थी? किस दिन? मुझे कुछ याद नहीं आता। आप किस दिन की बात कह रहे हैं? दारोगा जी बोल उठे, यह तो अच्छी दिल्लगी है। मैंने कहा, जनाब दिल्लगी के योग्य मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं है। सुपरिंटेंडेंट साहब झल्ला उठे। बोले, आपके मकान की तलाशी ली जाएगी, यह वारंट है।
मैंने और भी गुस्से और लाचारी के भाव दिखाकर कहा, विरोध करना फजूल है, आप जो चाहें सो करें, मैं कानूनी कार्यवाही कर लूंगा। 6-7 घंटों तक तलाशी होती रही। पुलिस ने सारा घर छान डाला। खींचकर सुपरिंटेंडेंट साहब बाहर निकल आए। मैंने भी खूब रोष दिखाकर कहा, जनाब अब आप जरा तलाशी पर अपनी रिपोर्ट भी लिख दीजिए। सुपरिंटेंडेंट साहब मेरी ओर घूरने लगे, पर मैंने बाजी मार ली थी। वही धवल दंत पंक्ति मेरी आंखों में प्रकाश डालकर हृदय में साहस का संचार कर रही थी। सुपरिंटेंडेंट साहब ने कहा, क्या आप उस स्त्री के विषय में कुछ भी नहीं बताएंगे? किस स्त्री के संबंध में, जो उस दिन आपके साथ मेरठ जा रही थी? किस दिन? सुपरिंटेंडेंट साहब चुपचाप होंठ चबाते रहे। दारोगा जी झेप रहे थे, बड़बड़ा भी रहे थे। सुपरिंटेंडेंट साहब ने हेड उठाकर कहा, बहुत अच्छा, अभी तो जाते हैं, लेकिन बेहतर था आप सब बता देते। मैंने जोर से मेज पर हाथ पटक कर कहा, कल ही मैं आपसे अपने इस अपमान का जवाब तलब करूंगा। टा साहब चल दिए। मैं भी साथ ही बाहर तक आया। सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए थे। जब पुलिस अपनी लारी में लग गई तो मैंने पूछा, आप ईश्वर के लिए यह तो बता दीजिए कि आप किसे ढूंढते फिरते हैं? सुपरिंटेंडेंट साहब ने खींचकर कहा, मिसेस भगवती चरण को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।